सॉल्यूशन का पार्ट 2 अब हम देखेंगे, इसको जानें। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले जानें कंसंट्रेशन क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन, जिसे हम डाइल्यूट और कंसंट्रेट दो तरीके से बांट सकते हैं। यदि क्वालिटेटिव ले तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट एक रिलेटिव टर्म है, जैसे मोटा पतला, नाटा लंबा। डाइल्यूट कहने का मतलब है कि इसमें सॉल्यूट काफ़ी कम क्वांटिटी में होगा। जैसे 1 ग्लास ऑफ वाटर में हम 1 टीस्पून सॉल्ट ले तो वो डाइल्यूट कहलाएगा। उसी तरह 1 ग्लास ऑफ वाटर में हम 20 टीस्पून सॉल्ट लेते हैं तो वो कंसनट्रेटेड कहलाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं डाइल्यूट और कंसनट्रेट दो एक रिलेटिव टर्म है। जैसे हम कह सकते हैं डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेट। डाइल्यूट एसिड में सॉल्यूट कम होता है, मीन्स एसिड की मात्रा कम होती है, और कंसनट्रेटेड एसिड में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम जाने डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड दो टर्म है, रिलेटिव टर्म है, और उसे हम क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन में कितने क्वांटिटी में सॉल्यूट है ये हमें नहीं पता चलता है। इसके लिए हम लोग क्वालिटेटिव ना करके क्वांटिटेटिव टर्म यूज़ करते हैं। क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो 7 तरीके से कर सकते हैं। पहला मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास बाई वॉल्यूम, चौथा पार्ट्स पर मिलियन, पांचवा मोल फ्रैक्शन, छठा मोलैरिटी, सातवां मोलैलिटी। एनसीईआरटी बुक में इतने ही 7 दिए हुए हैं। इसके अलावा नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी भी होता है जो बोर्ड से रिलेटेड नहीं है। यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ बताएं। सबसे पहले मास परसेंटेज W/W देखते हैं। द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज that is equal to mass of the component in the solution by the total mass of the solution into 100, और सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं सॉल्यूट बाय द सॉल्यूशन इंटू 100। या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको 98 नंबर आया है और 100 में से आया है, इसलिए 98/100 इंटू 100 करेंगे तो 98% होता है। मतलब कहने का ये है सिर्फ हमें सॉल्यूट बाय द सॉल्यूशन हमें निकालना होता इंटू 100। जैसे आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं 10% ग्लूकोज इन वाटर है बाय मास, तो इसमें 10 ग्राम जो होता है वो ग्लूकोज होगा और 90 ग्राम जो होगा वो वाटर होगा, जिससे रिजल्ट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। या दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 20% इथेनॉल सॉल्यूशन बाय मास। इसका मतलब है 20 ग्राम इथेनॉल होगा और 80 ग्राम वाटर होगा। 20 + 80 मिला करके सॉल्यूशन बनेगा 100 ग्राम। इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बनेगा। मास परसेंटेज W/W हम इसका यूज इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन के लिए करते हैं। जैसे कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो होता है दैट कंटेन्स 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा मास परसेंटेज W/W कैसे लेते हैं। अब सेकेंड मेथड है वॉल्यूम परसेंटेज V/V। इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे 10% ethanol solution in water means that 10 ml of ethanol is dissolved in the water such that the total volume of the solution is 100 ml. That means 10 ml ethanol होगा और 90 ml water होगा, जिससे solution 100 ml बन जाएगा। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है 35% V/V solution of ethylene glycol and antifreeze। इसको हम लोग कार में यूज़ करते हैं। इसे डालने से वाटर जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट
255.4 केल्विन में आके गिर जाता है जब कभी भी इथिलीन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग द इंजन। At this concentration, the antifreeze lowers the freezing point of water to 255.4 Kelvin, that is minus 17.6 degrees Celsius. इसका मतलब होता है 35 ml इथिलीन ग्लाइकोल होगा और 100 माइनस 35 ml सॉल्वेंट होगा, दैट मीन्स 65 ml। इसे याद रखें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बनेगा। अब थर्ड मेथड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज WYV, जिसे हम मेडिसिन और फार्मेसी में यूज़ करते हैं। सो इट इज़ द मास ऑफ द सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, WYV मीन्स होता है 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड आर डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप आपको मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज समझ में आ गया होगा। अब पार्ट्स पर मिलियन समझते हैं क्या होता है। 1 मिलियन 10⁶ होता है, दैट मीन्स 10 लाख होता है। जैसे इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, एक टीचर जो है वो 2 स्टूडेंट के लिए है, एक टीचर जो है 1000 स्टूडेंट के लिए है और एक टीचर 1 मिलियन स्टूडेंट के लिए है। इसका मतलब है जब एक टीचर 2 स्टूडेंट के लिए होंगे तो ज़्यादा कंसंट्रेट हो सकते हैं, और जब एक टीचर 1000 स्टूडेंट के लिए होंगे तो सारे स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। उसी तरह से 1 मिलियन जब स्टूडेंट रहे और एक टीचर रहे तो कितने बच्चे पे टीचर ध्यान देंगे। आप इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अभी समर का सीज़न है, आम बहुत मिलते हैं। जैसे एक आम 2 स्टूडेंट को दे तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, और एक आम 1000 स्टूडेंट को देंगे तो बहुत ही कम क्वांटिटी मिलेगा। और यहाँ तक कि एक आम को हम 10 लाख लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितनी कम क्वांटिटी होगी, ट्रेस अमाउंट ही मिलेगा। सो पार्ट्स पर मिलियन, दैट मीन्स ppm, it is the parts of the component per million parts of the solution, or you can write that parts per million of A is equal to mass of component A by the total mass of the solution into 10⁶. Concentration in parts per million can also be expressed as a mass to mass, volume to volume, or the mass to volume. ppm को हम लोग पॉल्यूटेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसे माइक्रोग्राम पर ml और ppm में एक्सप्रेस किया जाता है। आई होप आपको ppm समझ में आ गया होगा। अब 5th मोल फ्रैक्शन समझते हैं। इसका सिंबल काई है, दैट मीन्स x है, जिसे हम काई या फिर साई कहते हैं। मोल फ्रैक्शन जानने से पहले सबसे पहले हम जानें मोल क्या होता है। It is the ratio of the mass by the molar mass. Mole fraction of a component is defined as the ratio of the number of moles of the component by the total number of moles of all the components. यदि हम बाइनरी सॉल्यूशन लें तो XA और XB हम लेंगे और दोनों का सम जो होगा मोल फ्रैक्शन का वो 1 होगा। यदि सॉल्यूशन I नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को कंटेन करता है तो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन जो होगा वो भी 1 होगा। मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है। मोल फ्रैक्शन को हम x लिखते हैं, दैट मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा x हो जाता है, धक्का लग गया तो उसे बड़ा सा x लिख देते हैं, जिसे हम काई कहते हैं या साई कहते हैं। मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सपोज सॉल्यूट को हम A से डिनोट करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XA इज इक्वल टू NA बाई द NA प्लस NB, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट उसे XB से डिनोट करते हैं तो NB बाई NA प्लस NB होता है।
यदि एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.6 है तो दूसरा कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट का हम ऐड करें तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 1 होता है। यदि आपको एक निकल गया मोल फ्रैक्शन तो आप दूसरा निकाल सकते हैं 1 से माइनस करके। अब इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपके बुक के हिसाब से एग्जाम्पल 1.1 है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। 20% इथिलीन ग्लाइकॉल का मतलब होता है 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल प्रेजेंट है और 80 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि ये बाय मास दिया हुआ है। और मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इसको हम बना सकते हैं 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2 इक्वल टू 62 ग्राम पर मोल। और वाटर का मोलर मास 18 होता है, 2 प्लस 16 18 होगा वाटर का मोलर मास ग्राम पर मोल। मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल अब हमें 20 ग्राम बाई 62 ग्राम पर मोल दैट इज इक्वल टू 0.322 मोल होगा। और मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 80 ग्राम बाई 18 ग्राम पर मोल दैट इज इक्वल टू 4.444 मोल। अब हमें काई निकालना है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल by the moles of the ethylene glycol plus moles of water. That means moles of one component by the total moles of solution. तो इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल्स कितना निकला 0.322 मोल, और सॉल्यूशन का क्या होगा 0.332 प्लस 4.444 मोल दैट इज इक्वल टू 0.068। अब हमें वाटर का निकालना है तो हम डायरेक्ट 1 माइनस 0.068 निकाल सकते हैं दैट इज इक्वल टू 0.932। इस क्वेश्चन को समराइज करने के लिए एक बार फिर से बताती हूँ। 20% इथिलीन ग्लाइकॉल बाई मास का मतलब होता है 20 ग्राम ग्लाइकॉल और 80 ग्राम वाटर, 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 ग्राम हो जाएगा। अब मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 होता है, जिसका मोलर मास 62 ग्राम पर मोल होगा और वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होगा। किसी का भी मोल्स निकालना है तो हम मास बाई मोलर मास करते हैं तो हमें मोल्स निकल जाता है। इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल्स निकालने के लिए मास बाई मोलर मास दैट मीन्स 20 ग्राम बाई 52 ग्राम पर मोल, जो 0.322 मोल्स आता है। उसी तरह से वाटर का मोल्स निकालने के लिए 80 ग्राम बाई 80 ग्राम पर मोल दैट मीन्स इक्वल टू 4.444 मोल। अब हमें ग्लाइकॉल और वाटर का मोल निकल गया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकॉल को आसानी से निकाला जा सकता है दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल बाय द मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। सबका वैल्यू पुट करने पर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकॉल हमें निकलता है 0.068। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ वाटर बाय द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन दैट मीन्स मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल एंड मोल्स ऑफ वाटर को ऐड करेंगे तो निकल जाएगा। हम जानते हैं बाइनरी सॉल्यूशन का हम जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसका सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन इज़ 1। एक का हमें मोल फ्रैक्शन पता है 0.068, तो हम वाटर का मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। 1 से माइनस कर देंगे 0.068 को, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.932 आ जाता है। इसी तरह से बाकी आप मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपको मोल फ्रैक्शन निकालना अब तक आ गया होगा। अब मोलरिटी के बारे में जानते हैं। मोलरिटी इज अ रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी में R है इसलिए लीटर आता है, इस तरह से इसे याद करें। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलरिटी का यूनिट है मोल पर लीटर और मोल पर लीटर को हम कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल 0.25 मोल पर लीटर है। इसका कहने का मतलब है कि 0.25 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन अ 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 1.2 है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसे सॉल्व करने से पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकाल लें जो 40 ग्राम पर मोल होता है। सबसे पहले मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालेंगे। 5/40 जो 0.125 मोल निकलेगा मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वॉल्यूम है 450 ml, उसको हम लीटर में चेंज कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे। मोलरिटी के फॉर्मूला के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर इसको यूज़ करेंगे। सबका वैल्यू पुट करने पर मोलरिटी जो होता है वो 0.278 m आएगा। इसी तरह से आप बाकी मोलरिटी वाले क्वेश्चन कर सकते हैं एक्सरसाइज वाले। और मोलरिटी निकालना हो जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं वो होता है रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। आपने नोटिस किया होगा 7 जो हम लोग तरीका बताए हैं सब में सॉल्यूट बाय द सॉल्यूशन है, लेकिन मोलरिटी में ही सिर्फ सॉल्यूट बाय द सॉल्वेंट आता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बुक में मोलरिटी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 मोल पर kg। इसका मतलब है कि 1 m है, दैट मीन्स मोलरिटी। इसको मोलल भी कहते हैं, MOLAL। सॉल्यूशन ऑफ KCl मीन्स दैट 1 मोल 74.5 ग्राम ऑफ KCl इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। कहने का मतलब है जब कभी भी हम मोलरिटी लेते हैं तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg लेते हैं। इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है जो कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसके अपने मेरिट और डिमेरिट होते हैं। मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं होते हैं इसलिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, दैट मीन्स टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होता है। जबकि मोलरिटी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, दैट्स मीन मोलरिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि इसमें वॉल्यूम आता है। दिस इज़ बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड मास डज नॉट। ये पैराग्राफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड और ग्लाइसिल एसिटिक एसिड एक ही होते हैं, CH3COOH। इसका मोलर मास C2H4O2 जिसको हम एसिटिक एसिड CH3COOH को लिख सकते हैं 60 ग्राम होता है पर मोल। क्योंकि इसमें कार्बन 2 हैं तो 12 × 2, हाइड्रोजन 4 हैं इसलिए 4 × 1 और ऑक्सीजन 2 हैं 16 × 2। सबको ऐड करेंगे तो 60 ग्राम पर मोल आएगा मोलर मास इथेनोइक एसिड का। और मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड निकालने के लिए मास बाई मोलर मास लिखेंगे तो 2.5 ग्राम मास दिया हुआ है, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल है जो कि 0.0417 मोल आ रहा है। बेंजीन का मास जो है 75 ग्राम दिया हुआ है, उसको पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे 75 को, जो कि 75 × 10⁻³ kg होगा। जैसा कि हम मोलरिटी का फॉर्मूला जानते हैं, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड हमें 0.0417 मिला है और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg दैट मीन्स बेंजीन 75 × 10⁻³ सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें सॉल्व करने के बाद 0.556 मोल पर kg आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें उसका फॉर्मूला याद करके रखना होता है और
तभी हम बना पाते हैं। अब इंटेक्स में आपके बुक के हिसाब से 1.1 से लेके 1.5 है इंटेक्स क्वेश्चन। आप कोशिश करें इसे बनाने के लिए। यदि नहीं बनता है तो आप मुझे बताएं तो मैं आपको बता दूंगी। इस वीडियो में आपने जाना कैसे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं 7 तरीके से, और कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व करवाए हैं। और बच्चों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? ध्यान से ये वीडियो सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्युबिलिटी समझेंगे। तब तक आप अपना होमवर्क कर लें।